साथियों, आज की इकाई में हम जनहित याचिका के संदर्भ में परिचय प्राप्त करेंगे। इस इकाई के अंतर्गत गैर सरकारी संगठन और जनहित याचिका को समझेंगे और जनहित याचिका के प्रादुर्भाव, तात्पर्य और आवश्यकताओं को इसके अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही जनहित याचिका और संवैधानिक प्रावधान में इसके वर्णन और आवश्यकता को समझेंगे। सर्वप्रथम हम यह समझते हैं कि जनहित याचिका क्या होती है। वास्तव में जनहित याचिका शब्द अमेरिकी न्यायशास्त्र से लिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य पहले से समस्याग्रस्त समूहों, गरीब, नस्लीय विभेद वाले सदस्य, अल्पसंख्यक, असंगठित उपभोक्ताओं के हित, पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों, नागरिक अधिकार इत्यादि को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया यह एक याचिका है और यह एक प्रकार से समाज की समस्याओं को सामूहिक रूप से प्रतिनिधित्व प्रदान करने की एक पहल भी है, जिसमें मुख्य रूप से प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा, निर्माण संबंधी खतरे आदि को सम्मिलित किया गया है और जनहित की सुरक्षा के लिए संरक्षण प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया गया है। इसमें प्रमुखता से कोई भी मामला जिससे आम जनता का हित प्रभावित होता है, उसे कानून के दायरे में लाकर अदालत में जनहित याचिका दायर करके दूर किए जाने की संकल्पना की गई है। जनहित याचिका को किसी कानून या किसी अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। न्यायाधीशों द्वारा इसकी व्याख्या आम जनता के सार्वजनिक हित और मानवाधिकार को ध्यान में रखकर विचार करने के लिए की गई है। जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता के माध्यम से अदालतों द्वारा जनता को दी गई वह शक्ति है जिसमें आमजन के हितों का संरक्षण सुनिश्चित किया गया है। और हालांकि अगर हम आगे देखते हैं तो पाते हैं कि याचिका दायर करने वाले व्यक्ति को अदालत की संतुष्टि के लिए यह साबित करना होता है कि याचिका जनहित के लिए दायर की गई है, न कि किसी व्यक्तिगत हित के लिए। इसमें न्यायालय स्वयं भी मामले का संज्ञान ले सकता है और स्वप्रेरणा से आगे बढ़ सकता है या किसी भी जनहितैषी व्यक्ति की याचिका पर मामले की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकती है। आमतौर पर जनहित याचिका के तहत विवाद या विचार किए जाने वाले प्रमुख मुद्दे इस प्रकार से हैं, जिसमें मुख्य रूप से बंधुआ मजदूरी, उपेक्षित बच्चे, श्रमिकों का न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना और आकस्मिक श्रमिकों का शोषण, महिलाओं पर अत्याचार, पर्यावरण असंतुलन और पारिस्थितिकी संतुलन से छेड़छाड़, खाद्य पदार्थों में मिलावट, इसके साथ ही विरासत और संस्कृति का रखरखाव न करना संबंधित विभिन्न मुद्दे शामिल किए गए हैं। और जिसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जनहित के क्षेत्र में जो भारत में पहला मुकदमा दर्ज हुआ था, या जिसको हम PIL कहते हैं, वह हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य का था, जिसमें कैदियों और विचाराधीन कैदियों की स्थिति पर ध्यान दिलाया गया था। सरल शब्दों में कहें तो जनहित याचिका एक ऐसा मामला है जो किसी सार्वजनिक हित की रक्षा या उसे लागू करने के लिए कानून के द्वारा सुरक्षा एवं सहायता हेतु दायर किया जाता है और जिसको न्यायालय द्वारा संज्ञान में लेने के पश्चात कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। यह समाज के किसी विशेष समुदाय, वर्ग या लोगों के समूहों से संबंधित अधिकारों को लागू करने के लिए दायर किया जाता है। कोई भी भारतीय नागरिक या संगठन जनहित से संबंधित किसी मुद्दे को लेकर जनहित याचिका दायर कर सकता है, जिससे जनता को लाभ हो और उसके मानवाधिकार को संरक्षित और सुनिश्चित किया जा सके। यदि हम भारत के संदर्भ में जनहित याचिका के प्रादुर्भाव को समझें तो न्यायमूर्ति PN भगवती को जनहित याचिका और न्यायशास्त्र में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत में जनहित याचिका का जनक माना जा सकता है और जनहित याचिका के संदर्भ में उच्च न्यायालय या
सर्वोच्च न्यायालय में किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा रिट याचिका दायर की जाती है। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की आदेश जारी करने के संदर्भ में जनहित याचिका एक प्रकार की रिट होती है, जो किसी व्यक्ति या संबंधित संगठन के बजाय जनता की सामान्य भलाई से संबंधित मामले को लागू करने, उसकी रक्षा करने के लिए जारी की जाती है। जनहित मुख्य रूप से उन समूहों, समुदायों के मानवाधिकारों का संरक्षण करने का प्रयास करता है जो कई प्रकार से अपने विकास एवं जीवन व्यापन में व्याधियों का शिकार हैं। वे जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, वे जो सुरक्षात्मक गृह, कारागार, इस तरह से शरणालय इत्यादि में न्यायिक निगरानी में रह रहे हैं और उचित सुव्यवस्था न होने के कारण वे अपनी समस्याओं को जनहित में पहुंचाना चाहते हैं। यदि सरल शब्दों में समझा जाए तो जनहित याचिका का प्रमुख उद्देश्य आम जन को कानून तक पहुंच, जो सुलभ पहुंच है, उसको पहुंचाना है, ताकि उनकी समस्याओं के निराकरण में न्यायालयों तक पहुंच हो सके और उन्हें सुविधा प्रदान की जा सके। यह सामाजिक परिवर्तन, न्याय और कानून की प्राप्ति में तेजी लाने और कानून के शासन को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। आज के संदर्भ में राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तन द्वारा आम जनता के हित को संरक्षित करने में जनहित याचिका मील का पत्थर साबित हो रही है और आम जन को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों को उजागर करने एवं उनके समाधान में एक सहायक कड़ी के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। इसका उपयोग सामूहिक हित, मौलिक अधिकारों के संरक्षण में किया जाता है, जबकि जनहित याचिका के मूल में वंचितों को न्याय सुलभ कराना सम्मिलित है, जिससे न्यायिक समीक्षा के माध्यम से कार्यपालिका और विधायिका के कानूनी दायित्वों को लागू करने के लिए जनहित याचिकाओं को विस्तार प्रदान किया गया है। आज के वैश्वीकरण के युग में विशेषतः समाज के शोषित वर्ग अदालत के माध्यम से अपनी कानूनी अधिकारों को पाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। वे इस तरह के परिवर्तन न्याय प्रशासन में जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, वहाँ पे जनहित याचिका एक कानूनी साधन के रूप में विद्यमान है, जो कि इस परिवर्तन को लाने में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। इस प्रकार से यदि हम जनहित याचिका के इतिहास पर नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि जनहित याचिका संयुक्त राज्य अमेरिका में 1960 के दशक में प्रारंभ हुई थी और 19वीं सदी में संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न कानूनी सहायता आंदोलनों ने सार्वजनिक हित के लिए कानून बनाने के लिए योगदान देना प्रारंभ किया था और 1960 के दशक में ही जनहित याचिका आंदोलन ने गति पकड़ी थी। इस प्रकार से वकालतकर्ताओं, उत्साहित व्यक्तियों, समाज सेवकों को यह एक प्रकार का विशेषाधिकार देना था, जिससे जनहित के मामलों ने गति पकड़ी और इसमें पर्यावरण से संबंधित मामलों, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शोषण, उपभोक्ताओं का शोषण और कमजोर वर्गों के प्रति बढ़ रहे अपराध एवं अन्याय जैसे मामलों से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। इस प्रकार से 1970 के दशक के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में जनहित याचिका को लागू किया गया था और 1970 के दशक के अंत के काल में ही भारत में भी जनहित याचिका के विकास पर या इस सोच को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ हो गया था, जिसमें 1980 के दशक में भारत में भी जनहित याचिका विकसित होने लगी थी और भारत में गरीब लोगों के नागरिक और राजनीतिक अधिकार केवल दस्तावेजों में ही मौजूद नहीं रह गए, किंतु इन तक उस वंचित वर्ग की पहुंच लगभग ना के बराबर होने की वजह से ऐसे में गरीब और अनपढ़ लोगों के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं के कारण वे न्यायालयों में न्याय राहत पाने में अक्षम थे या अपने आप को सक्षम नहीं बना पा रहे थे। हालांकि भारत में जनहित याचिका के आने से गरीबों के लिए न्यायिक राहत और संवैधानिक न्याय के अधिकार बढ़ चुके हैं। जनहित याचिका के उद्भव में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती
और जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर को अग्रदूत माना जाता है। इनके ही अथक प्रयासों के प्रतिफल में भारत में जनहित याचिका का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसमें समिति के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने कानूनी सहायता के लिए योजनाओं को लागू करने और जनहित को प्रोत्साहित करने के लिए याचिका या रिट दायर करने का प्रोत्साहन दिया और इन्हीं अग्रदूतों ने सराहनीय प्रयासों के द्वारा उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय में इस तरह सरकारों, अराजकता फैलाने वालों, प्रशासनिक लापरवाही बरतने वालों और कार्य के प्रति उदासीनता का व्यवहार जैसी दमनकारी प्रथाओं से उत्पन्न होने वाली दुर्बलताओं को हस्तक्षेप के माध्यम से कम करने के लिए अपने संवैधानिक दायित्व को प्रोत्साहित कर ऐसी रिट या याचिका को बढ़ावा दिया जिसमें सार्वजनिक हित को सुरक्षित किया जा सके, जिसमें सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाओं और सत्ता में संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया गया है। जनहित याचिका का उद्देश्य मुख्य रूप से दबे और शोषित तबके के लोगों के लिए किए गए अन्याय के खिलाफ न्यायालय से कानूनी सहायता प्रदान कर समस्या का निवारण या निस्तारण करना शामिल है और उनको न्याय दिलाना है। न्यायमूर्ति वी.एन. कृष्ण अय्यर के अनुसार जनहित याचिका एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों की शिकायतों को कानूनी प्रक्रिया या रिट के माध्यम से लोगों के लिए न्याय प्राप्त करने को व्यक्त करती है। न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने यह भी कहा है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय जो हमारे संविधान के हस्ताक्षर का प्रतीक हैं, जनता के हितों का विरोधी मुकदमे की प्रकृति में नहीं है, बल्कि यह एक चुनौती है और सरकार तथा अधिकारियों को वंचित और कमजोर वर्गों के लिए सार्थक बुनियादी मानवाधिकार बनाने और उन्हें आश्वस्त करने का एक मौका देना भी शामिल है। इस प्रकार से जनहित याचिका में पारंपरिक विवाद के समाधान में तंत्र के विपरीत कोई दृढ़ संकल्प नहीं होता है, अपितु यह व्यक्तिगत अधिकारों पर फैसला नहीं देता है, परंतु यह लोगों के मूल अधिकारों के प्रति अन्याय या उल्लंघन के खिलाफ याचिका दायर करने की अनुमति अवश्य देता है। इसमें लोगों के मूल अधिकारों के प्रति अन्याय या उल्लंघन के खिलाफ याचिका दायर की जा सकती है। इस प्रकार से भारत का संविधान सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। यदि राज्य के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो व्यक्ति न्याय के लिए कानून की सहायता प्राप्त कर सकता है, किंतु अक्सर ऐसा होता है कि आर्थिक अभाव में निर्धन व्यक्ति की न्याय के लिए न्यायालय तक पहुंच सुलभ नहीं हो पाती है। इसके अतिरिक्त भारतीय कानून प्रणाली के तहत केवल पीड़ित लोग ही अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। इसीलिए आज सामाजिक संगठन गरीबों के मौलिक अधिकारों के लिए न्यायालय में अपील नहीं कर सकते थे और जनहित याचिका आने से यह सुलभ हुआ है। इसी समस्या को महसूस करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस अवधारणा को विकसित किया कि समाज का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह सीधे तौर पर इसमें शामिल हो परंतु इसमें गहन रुचि भी रखता हो, इसको कर सकता है, जिसको नियम संख्या 226 के तहत जनहित याचिका के माध्यम से उन लोगों की ओर से जो समस्याग्रस्त हैं उच्च न्यायालय में रिट दायर कर सकता है और उनकी मदद कर सकता है। कौन से लोगों की मदद कर सकता है? वे जो गरीबी, असहायता, विकलांगता अथवा सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित स्थिति में होने के कारण अदालत तक अपनी पहुंच सुलभ नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार न्याय प्रणाली में जनहित याचिका की शुरुआत एक महत्वपूर्ण कदम या पहलू साबित हुआ है। भारत में जनहित याचिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान न्यायालयों को निर्धनों में सर्वाधिक निर्धन, समाज में वंचित तथा हाशिए पर रह रहे तबकों जैसे कैदियों, बेसहारा बच्चों, बंधुआ मजदूरों, महिलाओं और अनुसूचित जातियों और जनजातियों तक अपनी पहुंच रखना है। साथ ही समाज के वंचित एवं दबे कुचले वर्ग के अधिकारों की रक्षा भी करनी है और इस काम में सामाजिक कार्यकर्ता, व्यक्तिगत कार्य, सामूहिक कार्य, सामुदायिक संगठन,
समाज कल्याण, प्रशासन इत्यादि की विधियों का प्रयोग करते हुए समाज कार्य की कुशलताओं का प्रयोग कर व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से सामाजिक समस्याओं के निराकरण में सहभागी की भूमिका निभाते हैं और हित लाभ सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार से आधुनिक समाज की सामाजिक समस्याएं जैसे बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, शिक्षा के अधिकार, कार्यस्थल पर यौन शोषण, उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की समस्याएं, कानूनी नियम की अनदेखी जैसे जटिल सामाजिक समस्याएं हैं। ये जटिल समस्याएं बड़े पैमाने पर सीधे या परोक्ष रूप में व्यक्ति और समाज को प्रभावित करती हैं, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाती है। ये सामाजिक कार्यकर्ता विभिन्न गैर सरकारी अथवा सरकारी संगठनों के माध्यम से आम जन को लाभान्वित करने का प्रयास करते हैं या लाभ पहुंचाने की वकालत करते हैं। इसमें जनहित याचिका महत्वपूर्ण कदम साबित होती है। पारंपरिक तौर पर यदि देखें तो जनहित याचिका के उद्भव से पहले अशिक्षित, वंचित और शोषित जनता के लिए न्याय एक दूर दराज की वास्तविकता थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लोकस स्टैंडी की अवधारणा को फिर से परिभाषित किया और न्याय के लिए न्यायालयों में एक बड़ी बाधा को हटा दिया। नई स्थिति यह है कि यदि एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के एक वर्ग के साथ कानूनी रूप से कुछ गलत हुआ है या उन्हें न्याय नहीं मिला है और वे गरीबी अथवा अन्य किसी अक्षमता के कारण न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में अक्षम हैं, तो उनकी ओर से किसी जनहित में रुचि रखने वाले व्यक्ति अथवा एक समाज कार्य समूह के लिए अदालत में न्याय पाने के लिए याचिका दायर करने का रास्ता खुल गया है। इस नए दृष्टिकोण ने निर्धन तथा शोषित व्यक्तियों तक न्याय को सुलभ बनाया है और इस प्रकार सभी के लिए सामाजिक, आर्थिक न्याय प्रदान करने के संवैधानिक उद्देश्यों के दायरे का विस्तार करने में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से यदि हम संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि जनहित याचिका किस प्रकार से संवैधानिक प्रावधानों को आगे बढ़ाने में प्रतिभूत करती है। इस संदर्भ में भारत के संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकार की नई और उदार व्याख्या और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत जब भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो किसी भी नागरिक को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका स्थानांतरित करने का अधिकार प्राप्त है। इस संदर्भ में अनुच्छेद 32 का भाग 1 के द्वारा मूलभूत अधिकारों पर उचित कार्यवाही और लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय को स्थानांतरित करने के अधिकार की गारंटी भी दी गई है। इस प्रकार से संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 32 के भाग 2 में यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के पास निर्देशों, आदेशों या उन्हें रद्द करने का अधिकार प्राप्त होता है, जिसमें उपस्थिति पत्र, परमादेश, मनाही, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण की प्रामाणिकता की प्रकृति होती है। इस प्रकार से अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के बावजूद समस्त उच्च न्यायालय के पास यह शक्ति होती है कि वह उपस्थित पत्र, परमादर्श, मनाही, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण को लागू कर सकें जो मौलिक अधिकारों के भाग 3 द्वारा अधिकृत किए गए हैं। इस प्रकार से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास यह अधिकार है कि वो मौलिक अधिकारों के तहत रिट ऑर्डर और उन्हें लागू करने में सक्षम है। समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के अर्थ को और भी अधिक विस्तार प्रस्तुत किया है और संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 32 में भी अर्थ और क्षेत्र को संशोधन द्वारा विस्तृत किया गया है, जिसमें जीवन के अधिकार को रोजगार के अधिकार के रूप में व्याख्यायित किया गया है और अपने निर्णय में उन्होंने समानता के अधिकार को जो अनुच्छेद 14 द्वारा स्थापित है उसे कार्यकारी और प्रशासनिक मनमानी को निरस्त करने से जोड़ दिया गया है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान जनहित याचिका को रिट के माध्यम से प्रस्तुत करने की अनुमति देता है और इस प्रकार से
आगे हम यह समझ सकते हैं कि वे कौन से मुद्दे हैं जो जनहित याचिका के माध्यम से दायर किए जाते हैं या फिर सामने लाए जाते हैं। इन मुद्दों में मुख्य रूप से बुनियादी सुविधाओं से वंचित लोग हो सकते हैं, बंधुआ मजदूर हो सकते हैं, बाल मजदूर हो सकते हैं, पुलिस हिरासत में रह रहे कैदी हो सकते हैं जो यातनाएं झेल रहे हैं, जिन लोगों की अवैध नज़रबंदी कर दी जाती है, जेल सुधार से संबंधित सेवाएं हो सकती हैं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के खिलाफ अत्याचार के केसेस हो सकते हैं, सरकारी कल्याण गृह में जो बच्चे रह रहे हैं, महिलाएं रह रही, उनकी उपेक्षाओं से संदर्भ में किसी तरह की कार्रवाई हो सकती है, कैद में बच्चों का संरक्षण हो सकता है और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप, कानून और व्यवस्था का अनुपालन, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, गरीबों के लिए फ्री कानूनी व्यवस्था, पर्यावरण प्रदूषण के मुद्दे, इसी प्रकार के अनेकानेक ऐसे मुद्दे हैं जिनको इसमें संदर्भित किया जा सकता है। इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वैध स्थिति की संकल्पना को अद्यतन किया गया है, जिसमें PIL के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने का एक क्रांतिकारी कार्य किया गया है। इस नई व्यवस्था में या इस नई व्याख्या के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के एक वर्ग के साथ कोई कानून के विरुद्ध कार्य करता है या किया जाता है और वह गरीबी या अशक्तता के कारण न्याय पाने में, कानून की अदालत का दरवाज़ा खटखटाने में अपने आप को अक्षम पाता है और कोई सामाजिक कार्रवाई करने वाला संगठन या उन व्यक्तियों का समूह उसकी तरफ से यदि कोई याचिका या जनहित याचिका दायर कर सकता है तो उसके लिए न्याय सुलभ हो सकता है और वह स्वयं अदालत का भी दरवाज़ा स्वयं भी खटखटा सकता है। इस प्रकार से PIL या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर जनहित याचिका कोई विरोध की भावना से की गई कानूनी लड़ाई नहीं होती है, बल्कि यह एक सरकार और उनके कर्मचारियों के लिए एक चुनौती होती है, एक अवसर होता है कि वे समुदाय के उपेक्षित और पीड़ित वर्ग के लिए उनके मूल अधिकारों को सार्थक बनाने में, उन्हें सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने में अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करें, जो हमारे संविधान का अभिप्राय भी है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि जनहित याचिका आज के संदर्भ में एक प्रासंगिक कदम साबित हो रही है। आशा है आज की कड़ी में आप जनहित याचिका, संवैधानिक प्रावधान और गैर सरकारी संगठन से अवगत हुए होंगे और यह समझ सकेंगे कि सामाजिक संगठन के द्वारा जनहित याचिका को कैसे सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाता है और लोक कल्याण की भावना को आगे सुनिश्चित किया जाता है। आज के साथ में इसी संदर्भ में या इसी कड़ी के अगले अध्याय में हम जनहित याचिका द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दे, दायर करने की विधि, वकील की नियुक्ति और जनहित याचिका की लागत इत्यादि पर चर्चा करेंगे। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है या ऐसा मुझे समझना चाहिए कि आज का जो व्याख्यान है आप सभी के लिए लाभप्रद होगा और अगले व्याख्यान तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।